हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू SNM IS अकेडमी। तो इस सीरीज़ में हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एंड आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर, यानी कि कोई एक स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती हैं रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। अब ब्रह्मो समाज हमें पता है ये क्या है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है, किसने स्टार्ट की? हमें पता है कि 1814 और ये जब हमारा अर्ली 19th सेंचुरी था, तो हमें ये पता है कि उस टाइम पर हमारे पास पूरे वर्ल्ड में, यानी कि कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस आ चुके थे। और इस टाइम पर जो पढ़ी लिखी क्लास थी या एजुकेटेड इंडियंस थे, वो ये देखते थे, कंपेयर करते थे कि जो यूरोप के अंदर या ब्रिटिशर्स के अंदर जो जिस तरह का रूल चल रहा है, जिस तरह की गवर्नेंस प्रोवाइड की जा रही है, वैसा इंडिया में नहीं है। तो जिसकी वजह से उन्हें लगा कि कंपैरिजन किया कि कुछ हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ सोशल इवल्स हैं, रिलीजन के अंदर भी कुछ सोशल इवल्स हैं, जिसकी वजह से दे फेल्ट कि देयर इज़ अ नीड, और उनको क्या लगा कि अभी कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो उस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर एक मूवमेंट आती है ब्रह्मो समाज की। स्टार्ट किसने की थी? राजा राम मोहन राय। हमें पता है ये राजा टाइटल इन्हें अकबर शाह II के द्वारा मिला गया था, ठीक है। तो ये 1828 के अंदर ये ब्रह्मो समाज आती है और इस समाज के कुछ मेन पॉस्टुलेट्स देखते हैं। इट अपोज्ड आइडोलेट्री। क्या वो मूर्ति पूजन करने के लिए कहते थे? नो। ब्रह्मो समाज के अंदर स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन था, जिसके अंदर ऐसा कहा जाता था कि उनकी बिल्डिंग्स के अंदर ना तो कोई इमेज होगी, ना कोई स्क्रिप्चर, ना पेंटिंग, ना पोर्ट्रेट। तो वो स्ट्रिक्ट आइडोलेट्री के अपोज थे। सो देयर वाज नो आइडोलेट्री, कोई भी आइडल वर्शिप नहीं था, राइट। सेकंड क्या था? तो फिर आपके पास यहाँ पर आप मेडिटेशन के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, उपनिषद्स की रीडिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप बिलीव, अपने फेथ को कर सकते हैं। बेसिकली वो हिंदू के जो स्ट्रिक्ट या फिर जो रिचुअल्स थे, जो अपर क्लास के रिचुअल्स थे, उनको वो अपोज करते थे, राइट। इट डिनाइड, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इट डिनाइड द नीड ऑफ अ प्रीस्टली क्लास। अब प्रीस्टली क्लास क्या है? देखिए, जो हिंदू रिलीजन के अंदर प्रीस्टली क्लास की कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो वेदास की जो इंटरप्रिटेशंस थी, वो मेजरली हिंदू ब्राह्मण्स के द्वारा की जाती थी, जो भी 4 वेदास थे। तो वो इस टाइम पर ये ब्रह्मो समाज उन्हीं के अगेंस्ट बात करते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है प्रीस्टली क्लास की फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। आप खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हिंदू ब्राह्मण्स के ऊपर डिपेंड करें या प्रीस्टली क्लास से। सिंस आपके यूरोपियंस के अंदर भी जो चर्च के अंदर जो क्लर्जी क्लास थी, वो भी नोबिलिटी जो भी थी, वो भी नहीं आपको सही इंटरप्रिटेशन करके देती थी। सेम वे जब ये चीज़ का एक वर्ल्ड ऑर्डर फैला, रेनेसां के बाद रीबर्थ एक ऑर्डर आया साइंटिफिकली, लॉजिकली, तो हमें तब पता चला कि आपको रिलीजियस टेक्स्ट आप खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ही वॉज हिमसेल्फ अ पॉलीग्लॉट, उनको बहुत सारे लैंग्वेजेस आती थी। वो इसलिए उन्होंने सीखी ताकि वो वेरियस स्क्रिप्चर्स जो भी हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वो उनका खुद इंटरप्रिटेशन कर सकें और क्या सही है या क्या गलत, जिस तरह का इंटरप्रिटेशन बताया जा रहा है, वो उसको चेक करने के लिए या फिर उसको देखने के लिए कि जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके, राइट। थर्ड क्या है? इट पॉपुलराइज्ड द डॉक्ट्राइन दैट वेदास आर इनफेलिबल। अगर आपको मोमेंट्स पता है तो ये पता है कि दिस वॉज नॉट रिलेटेड विद द ब्रह्मो समाज, इट वॉज रिलेटेड विद द आर्य समाज। ये स्वामी दयानंद और आर्य समाज की ये स्टेटमेंट है, जिन्होंने कहा था कि वेदास आर इनफॉलिबल एंड गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदास गलत नहीं हो सकते। अगर आपको रियल इंटरप्रिटेशन करनी है तो वेदास की तरफ लौटो, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली थर्ड जो स्टेटमेंट हो जाती है वो गलत हो जाती है। रही बात इट अपोज्ड आइडोलेट्री, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उन्होंने मूर्ति पूजन को अपोज किया। सेकेंड स्टेटमेंट, उन्होंने खुद कहा कि अगर आपको हिंदू के अंदर रिफॉर्म करने हैं तो उसके लिए 2 पिलर्स हैं आपके, वेदास एंड उपनिषद्स, और उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपके पास आपको प्रीस्टली क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं इसका सही आंसर। तो आपके पास इसका सही आंसर क्या होगा? आपकी स्टेटमेंट थर्ड जो थी वो गलत थी, तो आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड
सत्य शोधक समाज इनमें से क्या है? अ मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, सेकेंड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, थर्ड क्या है एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, फोर्थ है पीजन मूवमेंट इन पंजाब। देखिए अगर आपको पता है ये भी आपकी सोशल रिलीजियस मूवमेंट से ही एसोसिएटेड है। आपके पास सत्य शोधक समाज जो है दैट इज रिलेटेड विद दी ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। इन्होंने 1873 के अंदर सत्य शोधक समाज को फाउंड किया था। एक्चुअली ये क्या थे, ही हिमसेल्फ बिलोंग टू अ माली कम्युनिटी। माली एक गार्डनर कम्युनिटी थी जो कि लोअर कास्ट मानी जाती थी। अभी तक जितनी भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी वो अपर कास्ट के लोगों के द्वारा थी, लेकिन ही हिमसेल्फ टॉक्ड अबाउट द कास्ट अबॉलिशन, लेकिन खुद कहाँ से, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट से। तो इन्होंने बात जो की थी वो प्रॉपरली एबॉलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम कंप्लीटली। इन्होंने कंप्लीटली इसके एबॉलिशन की बात की थी और ये पूना में इनकी वाइफ के साथ इन्होंने अपलिफ्टमेंट के बारे में बात की, विमेन अपलिफ्टमेंट के बारे में, प्लस एंटी कास्ट मूवमेंट इन लोगों के साथ, जो लोअर कास्ट के लोग थे वो इनके साथ जुड़े। तो लोअर कास्ट के लोग में बहुत सारी कास्ट बैकवर्ड क्लासेस इनके साथ जुड़ी थी, जैसे कि आपके पास आ जाती है माली, कुनबीज, ढांगर्स, ठीक है। ये कुछ बैकवर्ड कास्ट थी जो कि इस सत्यशोधक समाज के साथ एसोसिएटेड थी, ठीक है। तो ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट थी, ठीक है, जो महाराष्ट्र के अंदर प्रेवलेंट हुई 1873 के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, आपके पास होम चार्जेस क्या हैं? देखिए जब ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर रूल कर रही थी तो हमारे पास होम चार्जेस का कंसेप्ट आता है। तो होम चार्जेस क्या हैं? हमें पता है जब ब्रिटिश इंडिया यहाँ रूल कर रही थी तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, विजिबली, इनविजिबली यहाँ से जो भी इंडिया का फंड था, इंडिया के जो रेवेन्यू थे इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, टैक्स या फिर अदरवाइज प्लंडर करके यहाँ से बहुत सारा पैसा बाहर जाता था। तो अगर हम बात करें आपके पास जो विजिबल है, विजिबल पैसा, दैट वॉज गोइंग डायरेक्टली बाय प्लंडरिंग, लेकिन कुछ ऐसे पैसे भी थे जो इनविजिबली ब्रिटिशर्स यहाँ से लेकर जा रहे थे, जो कैसे पता चलता है आपको? थ्रू ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से, जो दादाभाई नौरोजी ने प्रेजेंट किया था। उसमें हमें ये पता चलता है कि आपके पास जो भी फंड्स हैं, ठीक है, फंड्स यूज टू सपोर्ट द इंडिया ऑफिस, इंडिया के जो ऑफिस, जैसे कि हमें पता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ऑनवर्ड्स पास हुआ था, ये ऐसी कुछ पोस्ट हैं या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनका जो भी फंड या चार्जेस थे वो कहाँ से उसको यूज़ कहाँ से किया जाता था? आपके इंडिया के फंड से। तो होम चार्जेस बेसिकली क्या था? आपकी सैलरीज, आपके पेंशन्स, आपका कोई भी फंड है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देख रहा है? वो भी इंडिया के ही फंड से यूज़ होंगे। अगर कोई भी ब्रिटिशर्स हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सैलरीज आ जाती हैं, पेंशन्स आ जाती हैं ब्रिटिश पर्सनल, फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, आफ्टर रिटायरमेंट अगर आपने कुछ हद तक सर्विस दी है इंडिया के अंदर तो आपको कुछ पेंशन मिलेगी, तो वो पेंशन भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? वो भी मिलते थे इंडियन फंड से। तो बहुत लाखों करोड़ों रुपया, 500,000 पाउंड्स, कुछ ऐसा आपके पास फंड्स जाते थे फॉर द ब्रिटिश पर्सोनल इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एज वेल इन द फॉर्म ऑफ पेंशंस। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही होती है। तो होम चार्जेस का मतलब ये है। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, क्या ये वो भी फंड्स आते हैं जो यूज्ड फॉर द वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश? देखिए हमें पता है कि जब हमारे यहाँ से सोल्जर्स रिक्रूट होते थे तो उनको वॉर्स लड़ने के लिए भी भेजा जाता था, जैसे फॉर एग्जांपल एंग्लो बर्मन वॉर, एंग्लो अफगान वॉर्स। तो उसमें भी क्या है, वो जितना भी वॉर के लिए आपका फंड यूज़ होता था वो भी क्या है, वो भी इंडिया से ही कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता था। तो इंडिया के ये जो इनविजिबल है, ये इनविजिबल चार्जेस है जो हमें डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहे, बट स्टिल फिर भी आपके दादा भाई वेरियस
बुक्स लाइक ड्रेन ऑफ वेल्थ, उनमें ये शो होता है कि यहाँ से भी फंड्स इनडायरेक्टली इनविजिबली इस तरह से जा रहा है। तो इन्हीं को ही, इस तरह के चार्जेस को ही होम चार्जेस का नाम दिया गया है। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है कि होम चार्जेस की फॉर्म किसको कहा गया है, ये जितने भी इंडिया के फंड्स थे फॉर द सैलरी, फॉर द पेंशंस, फॉर द वॉर्स एंड फॉर द इंडिया ऑफिस जो आपके लंदन के अंदर होते थे, उसको होम चार्जेस का नाम दिया गया है, राइट। तो इसका डी है 1 2 3। नेक्स्ट है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट कौन थी? सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट है वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली जो स्टेटमेंट है, शी इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको पता है 1916 के अंदर आपके पास होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपके पास बाल गंगाधर तिलक का नाम भी आता है, जिन्होंने ये होम रूल स्टार्ट की थी अप्रैल 1916। प्लीज़ इसको कंफ्यूज मत करना। उनकी जो ये होम रूल मूवमेंट थी वो अलग थी एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी सितंबर 1916। एक्चुअली एनी बेसेंट जो थी वो आयरिश लेडी थी। जब उन्होंने देखा कि आयरलैंड भी एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तो वो भी अगेंस्ट थे, वो भी चाहते थे कि उनको भी एक सेल्फ रूल मिले, एक स्वराज रूल मिले। तो उन्होंने इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट की थी आयरलैंड में। लेकिन जब वो यहाँ आए उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर भी वैसा ही है, तो उन्होंने इंडिया के अंदर होम रूल लीग स्टार्ट किया 1916 के अंदर। जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने कुछ सेंटर्स के अंदर अपनी होम रूल स्टार्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पूना के अंदर, आपका बिरार के अंदर, कर्नाटका या सेंट्रल प्रोविंसेस। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर एनी बेसेंट ने ये मूवमेंट को स्टार्ट किया, राइट। उसके बाद आ जाता है फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखिए हमें ये ज़रूर पता है कि इनका नाम थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड है, बट ये फाउंडर नहीं थी, तो जिसकी वजह से हमें ये कन्फ्यूजन रहता है और अक्सर हम गलती से ये पॉइंट भी मार्क कर देते हैं। लेकिन शी वॉज नॉट द फाउंडर, ये इनके साथ एसोसिएटेड थी। फाउंडर इनके मैडम ब्लावत्स्की थे, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को स्टार्ट किया, एंड कर्नल ऑलकॉट। 1875 में इन्होंने स्टार्ट किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, लेकिन लेटर ऑन 1889 के अंदर मैडम ने आके इनके साथ लेटर ज्वाइन कर ली ये थियोसॉफिकल सोसाइटी। शी लेटर ज्वाइंड इट। तो इट मीन्स कि शी इज़ नॉट द फाउंडर, ऑफकोर्स शी वॉज द मेंबर, पर वो फाउंडर नहीं थी। तो हमें ये एक एक टर्म का भी ध्यान रखना है, जिससे क्या है हमारी स्टेटमेंट सही या गलत हो सकती है। थर्ड इज वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। येस, शी वॉज द फर्स्ट लेडी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाती, फर्स्ट वॉज राइट एंड द थर्ड इज ऑल्सो राइट। कुछ और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, एनी बेसेंट के कुछ न्यूज़पेपर्स का नाम देख लेते हैं, न्यू इंडिया एंड कॉमन मैन। ये कॉमन भी इसी से ही बाद में नाम निकल कर आता है कॉमनवेल्थ का। तो ये दोनों न्यूज़पेपर्स मैडम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड केसरी एंड मराठी न्यूज़पेपर थे बाल गंगाधर तिलक के। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, जिसकी वजह से ये दो ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। बचा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट करेक्ट है और थर्ड मैंने आपको बता दिया, थर्ड भी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। और उससे रिलेटेड है रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन सी हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919, इसमें आपके पास जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, जिसको कहा था डायरकी आई है, तो डायरकी की वजह से क्या हुआ, आपके पास प्रोविंशियल डायरकी में आपके सब्जेक्ट्स दो डिवाइड हो गए। एक हो गया रिजर्व सब्जेक्ट्स, दूसरे हो गए ट्रांसफर्ड।
रिजर्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में क्या फ़र्क है? जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट्स थे जिनको प्रोविंसेस के पास नहीं दिया गया था ताकि वो उनके ऊपर कुछ लॉज बना सकें। तो ऐसे लॉज, ऐसे सब्जेक्ट्स कौन से होंगे जो ब्रिटिश के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों। तो लेस सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स जो दिए गए थे दैट इज़ द ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, कि आपने प्रोविंसेस को दे दिए वो लेस सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर वो लॉ बना सके, जो उनके लिए कहीं थ्रेट ना साबित हो सके। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए पुलिस, इन्होंने कहा है रिजर्व सब्जेक्ट, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होगा जो वो अपने पास ही, जो गवर्नर इन काउंसिल है, जो उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो अपने पास ही रखना चाहता है ताकि वो कोई और उसके ऊपर सब्जेक्ट, कोई और उसके ऊपर लॉ ना बना सके। तो पुलिस, क्या हमें लगता है कि वो पुलिस ऐसा सब्जेक्ट है कि वो ट्रांसफ़र कर देंगे कि प्रोविंसेस अपने हिसाब से पुलिस के लॉज बना सके? नो, क्योंकि वो नहीं चाहते। 1857 रिवोल्ट के बाद तो वो वैसे ही जान चुके थे कि ऐसी बॉडीज़ को उन्होंने रेगुलेट करना शुरू कर दिया जो उनके रूल के लिए थ्रेट ना साबित हों। तो पुलिस अपने आप में, हमें पता है, अगर हमें नहीं भी आंसर पता तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट या सिलेक्ट कर सकते हैं। पुलिस क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एग्जेक्टिव या इस टाइम पर जो हम प्रोविंसेस को नहीं देना चाहते थे कि वो उनके ऊपर लॉ बना सके। तो पुलिस क्या होगा? एक रिजर्व सब्जेक्ट बन जाएगा। सेकंड क्या है? लैंड रेवेन्यू। देखिए लैंड रेवेन्यू भी उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है और उनके लिए फंड्स हमने अभी भी देखा, होम चार्जेस। तो रेवेन्यू एक मेजर सोर्स ही था। अगर वो उनको यहाँ रेवेन्यू ना मिलता इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ होम चार्जेस, तो शायद वो इतनी देर तक इंडिया में रूल भी ना करते। लेकिन लैंड रेवेन्यू उनकी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ही क्या थी? जितना भी रेवेन्यू था उनकी सारी ग्रिप उन्हीं के हाथ में हो। तो वो भी क्या है? एक रिजर्व सब्जेक्ट होगा, राइट। देन उसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। हमें पता है, आपने सुना होगा इल्बर्ट बिल केस। हमें पता है इल्बर्ट बिल केस कंट्रोवर्सी आई थी। इल्बर्ट बिल में क्या था, जो कि लॉर्ड रिपन 1883 के टाइम पर आया था। इसमें हमने देखा था कि जस्टिस में इक्वालिटी नहीं है। कोई भी अंग्रेज केस अगर इन्वॉल्व हो, उस केस में कोई भी ब्रिटिशर हो, तो उसका कोई भी सुनवाई इंडियन जज नहीं कर सकता था। एज इफ कि दे आर नॉट इक्वल इन नेचर, या उनको जस्टिस का पता ही नहीं था। तो सेम वे कहीं ना कहीं वो डिस्क्रिमिनेशन इन जस्टिस भी रखते थे। तो इस वजह से वो जस्टिस और जुडिशरी को भी अपने हाथ में ही रखते थे एज अ रिजर्व सब्जेक्ट। और अगर हम ऑप्शंस देखें, अगर आपको ये ऑप्शन पता है या नहीं पता, अगर हम ऑप्शन देखें तो आपके पास आ जाता है ये फोर्थ ऑप्शन, पुलिसिंग वाला। रही बात आपके पास इस ऑप्शन की, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अगर आपको याद हो तो आपके पास लॉर्ड रिपन ने ही आपको ये परमिशन ग्रांट कर दी थी इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ज़रूर हमारे पास ऑलरेडी था, एज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी था, जिसके ऊपर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था कि लोकल लेवल के ऊपर जो प्रोविंसेस हैं वो इसके ऊपर अपना रूल बना सकते हैं या लॉ लेकर आ सकते हैं। तो हमारे पास रिजर्व सब्जेक्ट कौन सा रहा? पुलिस, क्योंकि पुलिस उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था। जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, इसके साथ आपके पास इरिगेशन भी था। इरिगेशन, फाइनेंस, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो कि ब्रिटिशर्स या उनकी एग्जीक्यूटिव नहीं चाहती थी कि उनको ट्रांसफ़र किया जा सके। जो लेस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि आपके पास आ जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स थे जिनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो ये हमारा आंसर रहा इसका 1, 3 और 4।